गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का चैप्टर है हमारा मियोसिस एंड माइटोसिस, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 ईस्वी में। कोशिका द सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ हमारी जीवन की एक कोई भी कोशिकाएं, हाथ की और ये पूरे शरीर, तो इस प्रकार से जैसे पानी का एक कण H2O है, उसको हम नहीं देख सकते हैं। अगर वही पानी के पूरा मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए और बहुत सारा क्वांटिटी में आ जाए, तो उसको हम एक गिलास में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो कोशिकाएं हैं, ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हैं। कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है? निरंतर वृद्धि के लिए यह कोशिका विभाजन आवश्यक होती है। कोशिका चक्र के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कोशिका चक्र, जो हमारी कोशिकाएं बनती हैं और नष्ट होती हैं, यह मान ली दो प्रकार से बनती हैं। कोशिका चक्र ये दो फेजेज में होती हैं। एक को हम बोलते हैं अंतरावस्था या फिर इंटरफेज, अंतरावस्था, और दूसरे को हम बोलते हैं एम फेज यानी सूत्रीय अवस्था भी हम इसको बोलते हैं, माइटोटिक फेज। जो अंतरावस्था होती है, ये सबसे लंबी चलने वाली प्रवस्था होती है। मतलब जैसे कि अगर 24 घंटे की कोई कोशिका की अवस्था है, 24 घंटे की उसकी लाइफ है, तो उसमें से 16 घंटे मिनिमम, मतलब कि वो अंतरावस्था को फेज करेगी। उसके बाद उसमें जो मायोटिक फेज है वो शुरू होता है। ये भी दो प्रकार से होता है, एक होता है समसूत्री अवस्था में और एक होता है अर्धसूत्री अवस्था में। इसी प्रकार से हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम एक ग्राफ में देखें तो इस प्रकार से हमें एक कोशिका की साइकिल दिखती है, सेल साइकिल इसको हम बोलते हैं। यह दो अवस्था, अंतरावस्था की पहली फेज होती है जीवन फेज, जिसको हम पोस्ट मैट्रिटिक फेज भी बोलते हैं। तो यह जो जीवन अवस्था होती है, इसमें कोशिका आवश्यक न्यूक्लियोटाइड और जेनेटिक मटेरियल का निर्माण करना शुरू करती है, यानी कोशिका की ग्रोथ यहीं से होती है, जीवन से। जीवन के बाद एस फेज में वह आती है, और एस फेज में जैसे एस फेज में वह आती है, एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, यहाँ पे संश्लेषण होता है, यानी केंद्रक की प्रतिकृति होती है। यहाँ पे केंद्रक डबल हो जाता है। उसी प्रकार से फिर केंद्रक जैसे ही डबल हो गया तो वह G2 फेज में आती हैं, और G2 फेज में आकर के जो है कम अवस्था, सबसे कम ये अंतरावस्था की सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था है। इस प्रकार से ये जो इंटरफेज है, ये यहाँ तक चलती है। जैसे ही इंटरफेज की अवस्था शुरू होती है, तो यहाँ से कुछ कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं। कुछ कोशिकाएं, वो कोशिका कौन सी होती हैं? जैसे हार्ट सेल, हृदय कोशिकाएं हैं, और नर्व सेल, नर्व कोशिकाएं हैं। तो आदि ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में विभाजन करना बंद कर देते हैं, या फिर वो किसी स्पेशलाइजेशन वर्क के लिए कार्य करती हैं। तो ऐसी अवस्थाएं जो कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो G0 फेज में चली जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? शांत अवस्था। तो वह कौन सी अवस्था में चली जाती है? शांत अवस्था में। इस प्रकार से यहाँ से जो ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरफेज की अवस्था कहलाती है। उसके बाद इंटरफेज के बाद जो हमारी एम फेज की अवस्था शुरू हो जाती है। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। ये दो उसमें चलती हैं, दो फेजेज में चलती हैं एम फेज। एक चलती हैं यानी कि केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन, जनरली कोई कोशिका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। उसके बाद केंद्रक कला के अंदर केंद्रक उपस्थित रहता है। केंद्रक ने वृद्धि करा, जब तक केंद्रक जो है कोशिका द्रव्य के अंदर है, तब तक पूरा, यानी ये क्या है,
ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, केंद्रक को। यहाँ से पूरा जो कोशिका द्रव्य का ये नियमन करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे कोशिका बड़ी होती रहती है, कोशिका द्रव्य बड़ी होती रहती है, तो केंद्रक तो अपने आकार में ही रहेगा, लेकिन कोशिका द्रव्य क्या होती है, बड़ी होती जाती है। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि केंद्रक उसके नियमन को भली भांति नहीं चला पाता है। तो यहाँ से केंद्रक, अब कोशिका तो साइज में बड़े होती जा रही हैं, अब केंद्रक क्या होगा, यहाँ से इसका डिवाइडेशन हो जाता है, ठीक है। तो केंद्रक भी दो बन जाते हैं, तो इसी को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। यानी कि केंद्रक का डबल होना ही क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस, या केंद्रक का विभाजन होना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो जो कैरियोकाइनेसिस की अवस्था है, ये 4 अवस्थाओं में होती है। सबसे पहली अवस्था को बोलते हैं प्रोफेज, दूसरी अवस्था को मेटाफेज, तीसरी अवस्था को एनाफेज, और चौथी अवस्था को टीलोफेज। तो इस प्रकार से आप ये ग्राफ में यहाँ तक की अवस्था जो है कैरियोकाइनेसिस की अवस्था कहलाती है। उसके बाद जब केंद्रक डबल हो जाता है, अब मान लो ये हमारी कोशिका द्रव्य है, यहाँ पे केंद्रक जो है 2 डिवाइडेशन हो गए हैं, केंद्रक ने अपनी प्रतिकृति कर ली है। अब क्या होगा, यहाँ से कोशिका में संकुचन होने लगेगा, और धीरे धीरे कोशिका में संकुचन होने के पश्चात बाद जो है कोशिका विभाजन हो जाएगा। दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही सेल साइकिल है पूरी। इसी को ही समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की पूरी प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के कुछ डिफरेंस यहाँ पे हैं, इनको देख लेते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट, यह जनन कोशिकाओं में युग्मकों के निर्माण के समय में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं के निर्माण के समय, युग्मकों के निर्माण के समय होता है, मतलब यानी कि जनन कोशिकाएं, सीधी सी बात है कि अर्धसूत्री विभाजन कौन सी अवस्थाएं में होती हैं, जनन कोशिका। मनुष्य में 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोजोम जो होते हैं कायिक कोशिका कहलाते हैं, और जिसमें से 2 लैंगिक गुणसूत्र कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये लैंगिक गुणसूत्र में होता है, जो कि मेल में क्या होता है XY और फीमेल में XX। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के निर्माण के समय में होता है। अब युग्मक जो कि बाद में क्या करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं। नर युग्मक मतलब कि टेस्टिस में स्पर्म्स का निर्माण नर युग्मक कहलाता है, और अंडाशय से ओवरी का निर्माण मादा युग्मक फीमेल गैमेट्स कहलाता है। तो इस प्रकार से जो युग्मक हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के समय जनन कोशिकाओं में ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो समसूत्री विभाजन होता है, ये शरीर की सभी कायिक कोशिकाओं में वृद्धि एवं विकास के लिए होता है, ठीक है। जैसे ही निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है, जाइगोट, यानी 2n बन जाता है। सेट ऑफ क्रोमोजोम अगुणित, मतलब कि जैसे 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 क्या है, 2n कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम कहते हैं इसको, द्विगुणित। और अगर इसमें से गुणसूत्र की संख्या आधी करनी है तो क्या हो जाएगा, n, उसको हम अगुणित बोलते हैं। तो जो समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अर्धसूत्री विभाजन यह 2 बार में पूर्ण होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। बिल्कुल, आप देखिए जो मियोसिस होता है, यहाँ पे जनरली एक डायग्राम से इसको शो करते हैं, एक मिनट। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक है, यहाँ से मियोसिस फर्स्ट होता है जो कि 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, ठीक है। और गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधी होती है। उसके बाद यही कोशिकाएं फिर जो हैं 2 कोशिकाएं फिर 2-2 कोशिकाओं में, यानी 4 कोशिकाएं बनती हैं। कहने का मतलब है कि एक मातृ कोशिका से 4 अगुणित पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और समसूत्री विभाजन में एक कोशिका होगी और एक कोशिका से सीधे सीधे
2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंतर इतना ही है कि इसमें जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो मातृ कोशिका में भी सेम होती हैं और डॉटर सेल में भी, जो संतान है उसमें भी सेम होंगी। यानी जैसे मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो पुत्री कोशिका में भी कितनी होंगी? 46 ही होंगी। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर मातृ कोशिका में 46 कोशिकाएं हैं तो उनकी पुत्री कोशिकाओं में अगुणित आधी संख्या हो जाती है, 23। तो यही मेन इसका फीचर्स है। उसके बाद पूर्ण हो जाते हैं। यह लंबी एवं जटिल प्रक्रिया, जी हाँ बिल्कुल, यह लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है। ये 5 भागों में पूर्ण होती है। इसका एक चार्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो मियोसिस की प्रक्रिया होती है वो थोड़ा जटिल होती है। इंटरफेज यानी जो अंतरावस्था होती है वो तो सेम होगी, जो अंतरावस्था होगी इसकी वो सेम होगी, यानी कि G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये तो जो अंतरावस्था है ये बिल्कुल सेम होगी समसूत्री में भी अर्धसूत्री में। बस अंतर इतना है कि जो कैरियोकाइनेसिस है, जो कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्र का विभाजन है वो 4 अवस्थाओं में होता है। बिल्कुल, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। लेकिन जो पूर्वावस्था है ये बहुत जटिल अवस्था है इसकी। इसमें 5 उपावस्थाएं आती हैं। लैक्टोटीन, तनुपट्ट अवस्था जिसको बोलते हैं, जाइगोटीन और युग्मपट्ट अवस्था, पैक्चिटीन, स्थूलपट्ट, डिप्लोटीन, द्विपट्ट और डायकाइनेसिस। तो ये 5 अवस्थाओं में ये पूर्ण होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक मेन फीचर्स इसका यहाँ पर ये होता है, तो इसलिए जटिल प्रक्रिया होती है। जबकि प्रोफेज जो होता है छोटी अवस्था होती है समसूत्री विभाजन में, और ये इसे उपावस्थाओं में नहीं बांट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेज के प्रारंभ में प्रत्येक गुणसूत्र एक एकल रचना के रूप में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में ये गुणसूत्र 2 लंबवत भागों में बढ़ जाते हैं। आप इनको इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसमें जो प्रोफेज की अवस्था है, लैप्टोटीन, ये जो है एक क्रोमेटिड के रूप में यहाँ पे होता है। बाद में ये आकर के मतलब सिनेप्सिस करते हैं, तब जाके ये क्रोमोसोम स्पष्ट होते हैं। लेकिन इस प्रकार से इसमें मतलब केंद्र कला जो है एक स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं समसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है कि इसमें जो सजातीय गुणसूत्र होते हैं, सजातीय यानी कि होमोलोगस, जैसे मेल में XY और फीमेल में XX, तो ये आपस में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड से। अर्धसूत्र गुणसूत्र कहते हैं इनको, सिस्टर क्रोमेटिड्स, 2 अर्ध गुणसूत्र इस प्रकार से बोलते हैं, समजात गुणसूत्र इस प्रकार सटे हुए रहते हैं, तो एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर तथा कियाज्मेटा का निर्माण होता है। देखिए क्रॉसिंग ओवर का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार से होती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर मीन कि जीन का विनिमय होना, आपस में एक गुणसूत्र का जीन दूसरे गुणसूत्र में ट्रांसफर होना आपस में, इस अवस्था को कियाज्मेटा भी बोलते हैं। तो ये संरचना अर्धसूत्री विभाजन की मेन मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, क्रॉसिंग ओवर। जबकि जो समसूत्री विभाजन है उसमें क्रॉसिंग ओवर का निर्माण नहीं होता है और न ही कियाज्मेटा का निर्माण होता है। मध्यावस्था में टेट्राड होते हैं, 4 के रूप में क्रोमोसोम व्यवस्थित रहते हैं इस प्रकार से, जिसको जो 4 गुणसूत्रों की अवस्था में टेट्रावैलेंट के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। जबकि समसूत्री विभाजन में डाइड मतलब कि 2 के रूप में ही रहते हैं। इस प्रकार से केवल 2 क्रोमोसोम के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ पे आप और अर्धसूत्री विभाजन में टेट्राड के रूप में। उसके बाद अब इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के अंत में 4 कोशिकाएं बनती हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, जबकि समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं बनती हैं।
संतति कोशिकाएं अगुणित होती हैं और गुणसूत्रों की संख्या जनक की आधी होती है। बिल्कुल, जैसे एक गुणसूत्र एक केंद्रक से 4 केंद्रकों की उत्पत्ति किसमें होती है? अर्धसूत्री विभाजन में। और समसूत्री विभाजन में एक केंद्रक से एक कोशिका से 2 कोशिका या 2 केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या मान लो 46 है, तो 46 की कितनी हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी। जबकि समसूत्री विभाजन में 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 के 46 मतलब मातृ कोशिकाओं में भी 46, पुत्री कोशिकाओं में भी 46 ही रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसमें वेरिएशन आ जाता है और इसमें वेरिएशन नहीं आता है, यानी कि जो भिन्नता समसूत्री विभाजन में कोई भिन्नता नहीं आती है और अर्धसूत्री विभाजन में भिन्नताएं आ जाती हैं। तो इस प्रकार के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनको आप देख लेंगे। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।